55 से बचपन की ओर। इट मींस मेरी उम्र कितनी और जा कहां रहा हूं, क्योंकि इसी महीने, इसी यानी कि पिछले महीने राजस्थान सरकार ने मुझे 2001 बैच का आरएएस अधिकारी बना दिया है। तो मैं अब आरएएस बना हूं 55 साल में जाके। तो इसका मतलब जादू ही है भाई। पर मैंने सोचा था कि आरएएस बनना है, इसलिए बन गया। इसलिए आप सबसे यह आग्रह है कि अगर आप स्ट्रांगली मन में सोचते हो और खुद यह बात तय कर लो कि साहब मुझे तो आरएएस बनना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इस बार अब हम चलते हैं मेरे स्वयं की कुछ कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और चूंकि मेरी कहानी है, पहले किसी के बारे में सुनाई नहीं गई आपको, वास्तविक बात है, इसलिए पहली बार आप लोगों तक यह बात पहुंचेगी। 1971 में मेरा जन्म हुआ। 55 साल का हो गया, इसलिए कह रहा हूं 55 से बचपन की तरफ। और 4-5 साल की उम्र में हम स्कूल गए। स्कूल गए तो मैं राइट हैंड को छोड़ के लेफ्ट हैंड में वो पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं, पेंसिल। स्लेट और पेंसिल होती थी पहले, आजकल तो नोटबुक्स और बहुत तरह चीजें आ गई। हमारे टाइम में सिर्फ ब्लैक कलर की स्लेट होती थी, पाटी पेन। हाँ, वेरी गुड। हमारे गांव में ऐसा ही बोलते हैं, पाटी पेन, कि पाटी पेन लेके बस्ता लेके स्कूल जाते थे। तो मेरे जो 3 टीचर थे शुरुआत के, सबसे पहले थे एमआर प्रजापत साहब, उसके बाद एफएस राठौड़ साहब, और उसके बाद बीएल विश्नोई साहब। मैंने इन तीनों ही लोगों से बहुत अच्छे से शुरुआत में पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही मैं पेंसिल को लेफ्ट में पकड़ता था, वो मुझे डांटते थे, यही पेंसिल को राइट में पकड़ भाई। कोई भी अच्छा टीचर ये प्रयास करता है कि हम राइट डायरेक्शन में चलें, हम अच्छा काम करें। लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, अब तो क्या है कि क्लियरली दिखता है कि इस आंख में व्हाइट व्हाइट है, शायद दिखता नहीं होगा, है ना। उस समय दोनों आंखें एक जैसी थी। तो मैं जैसे यूं यूं राइट हैंड में पकड़ता था पेन, तो जो जिस आंख से दिखता है उस आंख के सामने क्या आ जाती थी, पेंसिल आ जाती थी। तो लिखो कैसे। तो फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट में ही लिखना चालू कर दिया। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जिसका लेफ्ट हैंड चलता है वो क्या होता है, लकी। तो आई एम क्या है, यस। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नहीं, मेरी मम्मी, मेरी मैडम, हम सभी लेफ्टी हैं। तो हमारा पूरा फैमिली क्या है, यस। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखो, मारवाड़ी समझते हो, अगर कोई माऊ गोरी है तो मैंने पीलिया रोग है। समझ में आया। मतलब अगर कोई मुझसे गोरा है तो वो गोरा नहीं है, बीमार है वो, क्योंकि गोरा तो सबसे बढ़िया मैं ही हूं। इट मींस आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हम लोग जब इस तरह की बातों को करते हैं, तभी जाकर के आगे पहुंच सकते हैं। मैं मेरी कहानी आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जब वो फिर लेफ्टी से हम स्टार्ट हुए, पहली क्लास से लगाकर 8वीं क्लास तक क्लास में फर्स्ट रहे। गांव में थे तो ठीक है, फर्स्ट आ गए। उसके बाद आप सोचो, जब हम 9th में जोधपुर गए, तो उस जमाने में हमारे स्कूल में आप कितने सेक्शन इमेजिन करते हो आज की तारीख में। जैसे आपके यहां पे स्ट्रेंथ है ना, उतनी हमारे वहां स्ट्रेंथ नहीं हो पाती थी, इतने बड़े बड़े हॉल थे नहीं। तो 9th A B C D E F G H I J, तो मैं 9th I में पढ़ता था। और गांव में तो एक ही सेक्शन था, और वहां पे हम अपने आप को शक्तिमान मानते थे कि भाई मुझसे होशियार तो कोई है ही नहीं। वो पीलिया रोग है, अगर मेरे से कोई गोरी है, गोरा है, गोरी नहीं है, तो उसको पीलिया का रोग है, ये दिमाग में घुसा हुआ था। तो वहां पर भी 3 महीने लगे मुझे। 3 महीने बाद मैंने देखा कि मैं पकड़ तो सकता हूं इन बच्चों, क्योंकि जो शहर के बच्चे होते थे वो थोड़ा गांवों की तुलना में, आज तो ठीक है कि अब मोबाइल हो गए, सारी चीजें हो गई। हम बिल्कुल गांव से गए थे, एकदम जोधपुर चले गए तो थोड़ा एकदम चेंज आया था। 3 महीने के बाद एक मोहन सर नाम से मुझे टीचर मिले, उन्होंने मुझे डिबेट सिखाया। और तब से लेकर के आज तक फिर मुझे कंपटीशन से कभी डर नहीं लगा। सफलता मिले चाहे नहीं मिले, देखिए सफलता आपके या मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मन से प्रयास करना, पूरी मेहनत, निष्ठा और लगन के साथ कोशिश करना, यह तो हमारे हाथ में है। सफल होंगे नहीं होंगे इसकी कभी चिंता नहीं करनी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से 1997 में मेरा रियल छोटा ब्रदर आरएएस की परीक्षा प्री में पास हो गया। उस समय मुझे नौकरी करते हुए 7 साल हो गए थे, 1997 में। तो मुझे लगा अरे यार,
वही पास वैसे कोई, मतलब मुझे मन में ये था कि मेरा छोटा भाई तो इतना कमजोर है मेरे से, अगर वो भी आरएएस की प्री पास कर सकता है तो फिर मैं तो कर ही सकता हूं ना। 7 साल तक मैं गांव में टीचर था, मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं आरएएस बन भी सकता हूं। तो गांव में पुराने जमाने में यह भी समस्या रहती थी कि हम उस लेवल तक सोचते भी नहीं थे कि हमें वो भी बन सकते हैं। सराउंडिंग का बहुत फर्क पड़ता है, और आप जयपुर में हैं तो आपको सब पता है, और आप बेस्ट इस कोचिंग सेंटर में हैं तो आपको 100% पता है कि इन्हीं में से ही अधिकतर बच्चे आरएएस बनने वाले हैं, बस हमें तो इनको कंपीट करके क्रॉस करके आगे निकल जाना है। तो चूंकि आपके पास एटमॉस्फेयर है, लेकिन मुझे तो 97 में यह पता चला, अरे यार मेरा ये भाई भी जब प्री पास कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। पर वो मेन में पास नहीं हुआ 97 में। 2 साल बाद 99 का फिर एग्जाम आया, तो मैंने मेरे भैया से कहा, मैंने कहा यार भाई मेरा भी फॉर्म भर दे, तेरे साथ साथ मेरा भी फॉर्म लगा। फॉर्म भर दिया उसने, हम दोनों ने प्री का एग्जाम दिया और दोनों के दोनों प्री में पास हो गए। अब भैया चूंकि उदयपुर रहता था छोटा वाला, मैं तो टीचर था, गांव में टीचर था, तो फिर मैंने क्या करा कि मेरे साथ वाले जो भाई थे वो सब बड़े बड़े पोस्ट पे थे। जैसे मेरे एक भैया अभी स्पेशल डायरेक्टर जनरल सीपीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हुए। उन्होंने अभी जो नई पार्लियामेंट बनी ना, अपनी नई पार्लियामेंट देखी आप लोगों ने, भारत की नई संसद, उसमें वो इंचार्ज थे उस पार्लियामेंट को बनाने में। तो वो उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से शुरुआत करी थी उन्होंने, फिर वो चीफ इंजीनियर हुए, फिर वो उससे ऊपर चले गए, फिर लास्ट में स्पेशल डायरेक्टर जनरल सीपीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हुए अभी वो। तो एक तो वो भैया थे, उनसे मेरा कंपटीशन किया, वो बड़े अफसर हो गए, मैं तो अभी मास्टर बन गया। मास्टर इतना कमजोर है क्या? आपने साहित्य में तो क्या लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात तस्मै श्री। जी हाँ, तो गुरु तो सबसे बड़ा होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में गुरु की स्थिति को उतना बेटर, क्योंकि अब परिस्थितियां भिन्न हो गई, अब सब चीजें व्यवसाय से जुड़ गई। पहले गुरुजी को जो पेरेंट्स देते थे वो गुरुजी लेकर के बच्चे को पढ़ा लेते थे। अगर ऐसा होता संदीपन के आश्रम में कि 1,12,000 लगेंगे तो क्या सुदामा पढ़ सकता था क्या? तो पहले वाले में और अब वाले में डिफरेंस है, इसलिए अब गुरुजी की वो वैल्यू थोड़ी कमजोर हो गई। और अब जब मैं टीचर, एक भैया सीपीडब्ल्यूडी में लगा हुआ, एक भैया डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, तो मुझे लगा यार इनकी बराबरी कैसे करूं। देखो सोच का मतलब बता रहा हूं तो टीचर गांव में, और कोई आरएएस का पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता कि यार भाई लोग हैं जो थोड़े बड़े अफसर हैं, मैं गांव में टीचर हूं। तो मैंने क्या करा, गांव में एक टेंट हाउस खोला, एसटीडी पीसीओ लगाया, और मम्मी को पॉलिटिक्स में डाल दिया, क्योंकि मैं तो नौकरी में था, तो खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकता ना भाई, खुद कैसे चुनाव लड़ो। जी मैम, तो आप सोचो कि किस तरह से मम्मा को हमने चुनाव जिता दिया। अब वो जो भैया अफसर थे ना, वो फिर मेरे पास आते, अरे यार मेरी थोड़ी ट्रांसफर तो करा दे, तो फिर मैंने कहा वेरी गुड, यस, मतलब अब मेरा लेवल बराबर बराबर हो गया। तो ये हैप्पीनेस मिलती है। तो लाइफ में हमेशा अपने आसपास अपने जितनी भी जानकार वाले हैं उनको देखो कि वो उस लेवल पर है, तो मुझे उससे हमेशा बराबर या उससे आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन आपके मन में यह भावना रही, उस दिन फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो 97 के बाद 99 का प्री एग्जाम हम दोनों ने दिया, हम दोनों पास हो गए। फिर मैं और मेरा छोटा भाई, भाई ने कहा मैं उदयपुर रहूंगा, तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अरे भाई उदयपुर छोटी जगह है। उस समय 1999-2000 में यहां पर एक एसएमएस इंस्टीट्यूट था, जैसे अभी है ना अपना कौन सा ये स्प्रिंग बोर्ड, इसकी तरह ही उस समय एक फेमस था एसएमएस, सवाई मानसिंह इंस्टीट्यूट। तो वहां पर हमने एडमिशन लिया, वो सबसे बेस्ट था। ये आप सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली थे कि हमने सबसे बेस्ट में उस जमाने के कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। अब आप देखो, हम लोगों ने टॉक फाटक पे कमरा लिया, गांव से मैं और भैया दोनों मोटरसाइकिल साथ में ले आए, और टॉक फाटक से रोज राज मंदिर के पास में वो इंस्टीट्यूट था, वहां हम जाते थे, पढ़ाई करते, वापस शाम को रूम पे जाके तैयारी करते, रिवीजन करते। करीब करीब 26-27 दिन के बाद मेरे छोटे वाले भैया को ब्रह्म ज्ञान हो गया। उसने कहा साहब ये कोचिंग वोचिंग वाले कोई मतलब नहीं है, सब फालतू की बातें करते हैं, ये भुवनेश्वर सर जैसे आदमी को खड़ा कर देते हैं, पढ़ना तो कोई और था, वो बातें करने आ गए, क्या मतलब, टाइम वेस्ट हो गया हमारा तो 2 आवर्स। इसलिए सर ये आप ऐसा करो, कोचिंग में आप जाओ, मैं तो घर पे बैठ के, रूम पे बैठ के ही, आप देखो कि मेरे को
कोचिंग में आने, मैं तो नौकरी में था, भैया बेरोजगार, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। मैं नौकरी में हूं, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करो, नहीं यार भाई मुझे तो जाना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा, ठीक है आपको जाना है, मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगा वापस लेने के लिए, पर मैं फीस भर दी, फिर भी कोचिंग में नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि कोचिंग वाले ठीक है टाइम पास कर रहे हैं साहब, इतना टाइम खराब करते हैं ना, क्या मतलब। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, कोचिंग वाले बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, मैंने तो खुद ने पहली बार सुनी है, पर उसको नहीं समझ आया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब रिजल्ट आया तो उस भैया से जस्ट डबल नंबर मैंने प्राप्त किए, क्योंकि मैंने एक भी क्लास कोचिंग की मिस नहीं करी थी। तो आप सबसे भी मेरा करबद्ध अनुरोध है कि कोई भी क्लास कैसी भी परिस्थिति हो कभी मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं चाहिए। और साथ साथ यह भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो कोचिंग वाले बताएं बस, क्योंकि अब आपने तो अपने आप को इनको समर्पित कर दिया है कोचिंग वालों के पास, अब ये जो बताते हैं स्प्रिंग बोर्ड की जो गाइडेंस है बस उसको फॉलो कर लो। अब उसमें फिर ये नहीं सोचना करे यार स्प्रिंग बोर्ड वालों तो ये तो बताया नहीं। आज तो मेरे गांव के अंदर एक गाय मर गई, उसकी तो जानकारी नहीं दी। होता है ना, कईयों को यह होता है कि पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी वही प्राप्त करेंगे, तो वो गलत फिर दिशा हो जाएगी हमारी। आपका सिर्फ लक्ष्य इतना है कि यहां दिलीप सर के डायरेक्शन में स्प्रिंग बोर्ड की जो फैकल्टीज हमें बता रही है बस उस डायरेक्शन पे चलें, सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम, उसमें बेस्ट से बेस्ट करें बस। उस स्थिति में जाके हम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरा रियल ब्रदर जो 97 में प्री पास हुआ, उसको देख के मेरे मन में आई कि मैं भी आरएएस पास कर सकता हूं। और फिर वही व्यक्ति 26-27 दिन बाद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जयपुर रहते हुए फीस का पैसा भरा हुआ कोचिंग में नहीं आया, फिर बाद में बहाने बहुत करे, अरे आप तो टैलेंटेड हो, आपको लिखने की स्टाइल बहुत अच्छी है, मेरे में वो सब कमजोरियां हैं। बहाने बहुत हैं, दुनिया कोई सुनता है उसको? कोई नहीं सुनता। बहाने कोई नहीं सुनने वाला, अगर हम सफल हैं तो दुनिया हमें देखती है। तो फिर हम टीचर थे, टेंट हाउस था, एग्जाम दिया, लेकिन हुआ यह कि हम जनरल के बराबर नंबर नहीं ला पाए। मेरे से बहुत सारे लोग पीछे थे दूसरी रिजर्व कैटेगरी के, पर मैं सामान्य व्यक्ति के बराबर नंबर नहीं ला पाया, इसलिए मेरे भी लिखा हुआ क्या आया, नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। 1999 की बात कर रहा हूं। तो मैं गया आरपीएससी, मैंने कहा साहब मैं तो साहब उसमें मैंने तो हैंडीकैप कैटेगरी में फॉर्म भरा था, और सर राजस्थान के अंदर एकमात्र विद्यार्थी हूं जिसने परीक्षा दी है मेंस की, तो सर मेरा तो हक बनता है। तो उन्होंने कहा कि तेरे जैसे व्यक्ति को अगर हम प्रशासनिक सेवा में ले लेंगे तो कोई नरसी बाई का मायरा थोड़ी भरने जाना है हमको। नरसी जी का मायरा समझते हो ना, मतलब उन्होंने कहा अंधों को लूलो लंगड़ों को लेके थोड़ी जाना है कोई ऐसे ही, यहाँ पे प्रशासन चलाना होता है। वो बात मेरे इस हार्ट में चुभ गई, और जैसे ही बात चुभी तो मैंने फिर ये डिसाइड कर लिया, सॉरी हेलो आवाज आ रहा है प्रॉपर? तो मैंने डिसाइड करा कि अब मुझे जयपुर जाना चाहिए। मैं आरपीएससी से सीधा जयपुर गया, और जयपुर में यहां एक कमिश्नर बने हुए थे, हमारे कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज, दिव्यांगों के लिए एक आयुक्त महोदय थे, सबसे पहले आयुक्त थे दामोदर जी थानवी। उनसे मिला, मैंने कहा साहब मैं एकमात्र व्यक्ति जो उसने मेन एग्जाम दिया पूरे राजस्थान में, सर मुझे तो सर आरएएस बनाओ सर। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूं, पर उनकी भावना यह थी कि यार कमिश्नर के पास इतने कोई पावर तो होते नहीं है, हम सिर्फ एडवाइज कर सकते हैं सरकार को। तो मैंने थोड़े दिन इंतजार किया, पर मुझे लगा कि यहां से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, तो मैं तुरंत यहां से फिर हाईकोर्ट चला गया, और हाईकोर्ट में मैंने केस किया आज से 25 साल पहले कि मुझे आरएएस बनाया जाए। तब से लड़ते लड़ते अब जाके, आपको मैंने भी बताया ना कि लास्ट मंथ में ही, 1 महीना पहले ही मुझे क्या बना दिया है उस जमाने का, क्योंकि अब वो हम सारे केस जीत के, तो कितना लंबा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके मन में भावना है, अगर आप राइट डायरेक्शन में हो, तो सफलता आपको, एक वो डायलॉग भी तो है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो इट मींस हमारी जो ये टीम सामने बैठी है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग लोग हैं आप। जो भी मैंने वाक्य बोला है आपने कंप्लीट किया है उसको, इट मींस आप आरएएस एग्जाम को भी कंप्लीट करेंगे 100%। नाइस। अब 99 से लगा के हम जब उसमें हमको केस कर दिया, केस चलता रहा, हम भी गांव में पॉलिटिक्स में चले गए। 2007 में मेरे एक कजन ब्रदर ने मुझे फिर एक बात कही कि तेरी तो ठीक है उम्र निकल जाएगी गांव में,
नेतागिरी करते करते मम्मी के नाम पे, ये जो बच्चा बड़ा हो रहा है ना, ये बड़े होकर तेरे को थप्पड़ मारेगा कि मेरे लिए क्या किया पापा जी। तो मैंने कहा क्या करूं? तो बोला पढ़ाई कर, अभी तेरी उम्र थोड़ी गई है। तो मैंने वापस 2007 में पढ़ाई चालू करी और जोधपुर के अंदर यूनिवर्सिटी के सामने एक ब्रिज के पास एक जय विजय टाइपराइटर है, वहां पर वो वैकेंसीज के फॉर्म मिलते हैं। जैसे अपने यहाँ पे टॉक फाटक पे बहुत सारे हैं, अब यहाँ पे भी होंगे, हमारे टाइम में टॉक फाटक पे थे, अब तो मुझे पता नहीं है जयपुर का ज्यादा। तो आप समझिए कि मैं वहां गया फॉर्म लेने आरएएस का, तो वहां पे एक और फॉर्म का वो लगा हुआ था एडवर्टाइज कि केंद्रीय विद्यालय में हिस्ट्री के लेक्चरर की पोस्ट 18 है, 18 पोस्ट थ्रू आउट इंडिया। मैंने कहा फॉर्म तो भरेंगे। मेरी हिम्मत देखो आप, आरएएस का फॉर्म भरने गया और वहां लिखा कि भारत के अंदर 18 पोस्ट है इतिहास के लेक्चरर की। मैंने कहा फॉर्म तो भरूंगा। मैंने ये बात क्यों कही कि फॉर्म तो भरूंगा? क्योंकि उससे पहले राजस्थान के अंदर 80, 90, 100, 115, 118 इस तरह की वैकेंसीज आई थी 5-6 बार। 6 बार मैंने परीक्षा दी इतिहास के लेक्चरर के लिए। कहां दी थी? आरपीएससी में। लेकिन हर बार मैं रिटन एग्जाम पास करता, पर रिटन जो था वो सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम था। उस जमाने की बात कर रहा हूं 2000 के आसपास, 2000 से 2006-7 तक। उन एग्जाम में रिटन एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं था। रिटन एग्जाम पास कर दिया, आप एलिजिबल हो गए इंटरव्यू के लिए। सिर्फ इंटरव्यू के नंबर के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता था, ओनली इंटरव्यू मार्क्स। और 6 बार के 6 बार मेरे रिजल्ट में यह लिखा आया कि आपसे अधिक योग्य व्यक्ति हमको मिल गए हैं, इसलिए आप वेटिंग में हैं। मतलब हमेशा रिजल्ट में मेरा कहां रहा? वेटिंग में। तो आप सोचो 6 बार राजस्थान के अंदर 100 के आसपास वैकेंसियां होती थी, फिर भी मैं वेटिंग में 8-10 साल से कुश्ती कर रहा था। और ऑल इंडिया में केवल 18 पोस्ट, और फिर भी मैंने फॉर्म भरा। इसलिए कह रहा हूं ना, मेरी हिम्मत थी। और वहां पर फायदा क्या था? वहां पर 85% मार्क्स रिटन के जुड़ते थे और 15% इंटरव्यू के। ये बात पहले मुझे नहीं पता थी, सिलेक्शन के बाद पता चला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस एग्जाम को दिया और देते ही राजस्थान नहीं पूरे भारत में तीसरे नंबर पर सिलेक्ट हुआ। तो आप सोचो, कारण स्पष्ट था कि रिटर्न के मार्क्स वहां जोड़े गए, और वो भी कितने? 85%। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो डेफिनेटली सफलता मिलती है। हम लेक्चरर हो गए केंद्रीय विद्यालय में। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था केंद्रीय विद्यालय होता क्या है, कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या सीआरपीएफ, इनके जो बच्चे होते हैं इनको पढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने स्कूल्स खोले हुए हैं। ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने 5 साल माउंट आबू नौकरी करी, 5 साल दिल्ली नौकरी करी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब मैंने नौकरी की शुरुआत करी 1990 में, उस समय मैं 3rd ग्रेड का टीचर बना। जिस स्कूल में मैं गया उस स्कूल में 13 टीचर्स थे। मिडिल स्कूल था वो, मिडिल मतलब 8th तक, है ना। और जैसे यहां ये कुर्सी पड़ी ना, वैसे कुर्सी थी तो 3 कुर्सी थी और 13 टीचर्स, 13 शिक्षक, 3 कुर्सी। तो मैं क्या करता था, जल्दी जाता था सबसे, गया और कुर्सी पर और बैठता ही नहीं। एक बार बैठ गया मतलब फिर अगला पीरियड लगा कि यूं करा, क्योंकि अगर मैं उसको वहां छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, कोई और अध्यापक जी बैठ जाएंगे उस पे। तो जो फर्स्ट 3 आते थे टीचर्स, दिन भर वही तीनों टीचर्स उस कुर्सी को लिए लिए घूमते रहते थे। तो बबूल के नीचे बैठ के पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि 8 क्लासें थी और 3 ही कमरे थे। और वहां से लेकर 1990 में मैं ऐसा बना टीचर, ऐसी परिस्थितियां थी। और आपको बताऊं, जब 2015 में मैं आरडीएस बना, आरएएस बना, तब मैं दिल्ली में था जहां 6000 बच्चे थे, 350 का मेरे पास स्टाफ था और मैं वाइस प्रिंसिपल हुआ करता था उस स्कूल का। तो कितना चेंज आ जाता है लाइफ में। अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो रास्ते खुलते जाते हैं। अब आप कमाल देखो कि 2012 के अंदर आरएएस की वैकेंसी आई, और वैकेंसी भी बम्पर आई, खूब सारी। और उसमें विकलांगों के लिए भी, मतलब मैं अपने आप को दिव्यांग, विशेष योग्य जन, हम लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई। तो मुझे यह महसूस हुआ कि फॉर्म लगाना चाहिए। वैसे एक भी होती तो भी मैं तो लगाता, क्योंकि मुझे तो ये लगता है ना कि ये मेरे लिए ही है बस।
मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि कुछ भी अवसर है छोटे से छोटा, वो मेरे लिए बनाया भगवान ने, मिले नहीं मिले मैं उसकी प्रयास पूरे करता हूं। तो बहुत सारी वैकेंसीज थी, मैंने फॉर्म भरा। आप सोचो 2015 में 26 नवंबर को मैंने, जो हमारा यहां पर HCM रीपा है, जानते हो ना आप लोग, हरीशचंद्र माथुर प्रशिक्षण संस्थान, जहां पर आप RAS बनने के बाद ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे, वहां वहां मुझे बुलाया। हमने वहां पे 26 नवंबर 2015 को ज्वाइन किया, पर RAS नहीं मिली मुझे मिला RDS। RDS का मतलब रूरल डेवलपमेंट सर्विस, जिसमें लोकल बोलचाल की भाषा में कहते हैं BDO। BDO साहब समझते हो, पंचायत समिति में होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो मैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना। अब उसमें भी लड़ाई ये कि मैं दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा, मैं वहां से नौकरी छोड़ के आऊंगा रिजाइन करके, यहां आऊंगा तो यहां पे प्रोबेशन में नौकरी करनी पड़ेगी। तो कितना रुपया मिलेगा, यहां पे मिलता था 20,000 प्रोबेशन में, और वहां मेरे को तनख्वाह मिल रही थी 1 लाख रुपया। तो मेरी जो मैडम है, उसने कहा भाई मेरी साड़ी, मेरी लिपस्टिक, मेरा क्रीम, फेसल, ये सब तो कमजोर पड़ जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, अपने तो नहीं जाना भाई, अपने दिल्ली ठीक है। क्योंकि वो मेट्रो में घूमती थी, हैं, राजीव चौक पे आनंद थे उनके, पता है ना, आपने देखे दिल्ली। हाँ, तो मेट्रो के मजे, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी, और उसको पता था कि ये वीडियो बनेगा तो किसी ब्लॉक में लगेगा, तो कहां धूल फाकने के लिए गांव में जाऊंगी। तो बहुत विरोध किया, नहीं जाना। पर मेरे को था कि नहीं यार, अब नहीं गया तो फिर तो चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म आपको मैंने बताया ना 71 में हुआ, 2015 45 साल का हो गया था। तो उसके बाद तो एग्जाम ही नहीं दे सकते भाई। 35 साल तक दे सकते थे, 10 साल दिव्यांगों वाली छूट थी, इसलिए 45 साल तक मैं एलिजिबल था। तो 45 साल का लाभ उसके बाद तो वो भी नहीं मिलना था। तो मैंने कहा अब RAS नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, जो मिल रही है उसको ही ले लो। और बिना धर्मपत्नी की अनुमति के हम तो कालियो कूद पड़ियो। यस, तो हम तो दिल्ली की वो, मतलब वहां आप देखते ना मुझे, तो चमाचम करते हुए, बूट पॉलिश किए हुए, एकदम क्रीज व्रीज टाइट और बढ़िया, मतलब मुझे ही लगता था यार वास्तव में कहीं दाग वाग नहीं लग जाए। और जब यहाँ वीडियो बना तब आप देखते तो अरे वाह क्या मजे आते थे। मैडम कहती थी कहां आगे भाई। लेकिन वो डिसीजन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैं पाली में लगा, एक जगह थी रोहट, जोधपुर और पाली के बीच में है। वीडियो बना, काम करना चालू किया। किस्मत देखना आप, सबसे कमजोर पंचायत समिति थी रोहट पाली जिले में, जो प्रोग्रेस में सबसे नीचे। मैंने वहां मेहनत चालू करी, कुमारपाल गौतम सर थे सबसे पहले मेरे कलेक्टर। तो मैंने प्रयास स्टार्ट किया, सर से मिला, मैंने कहा सर मेरे को थोड़ी देखने की समस्या है, सर थोड़ी मेहरबानी रखिएगा, और काम चालू कर दिया। धीरे 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 धीरे, चूंकि मैं बहुत नया था, तो मेरे जो सीनियर वीडियोज थे उनसे मैंने सीखा, समझा। ग्रामीण विकास पंचायती राज में बहुत सारी स्कीम्स होती है, और रियली अगर मैं कहूं ना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अपन जितना अधिक फायदा कर सकते हैं वो कर सकते हैं वहां पे। तो मैंने बहुत फायदा किया जनता का। मैं रोज सुबह फील्ड में निकलता, लोगों के हित की बातें करता। इसका परिणाम यह हुआ कि साल 1.5 साल के बाद हमारा रोहट ब्लॉक पूरे पाली जिले की 10 पंचायत समितियों में फर्स्ट। और जब हम फर्स्ट हुए तो हमारे जो कलेक्टर साहब थे सुधीर शर्मा साहब, उन्होंने कहा यार वीडियो अच्छा है, इसको सम्मानित करते हैं। तो मुझे 15 अगस्त को 2017 में एज ए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर का अवार्ड दिया गया। मजा आ गया हमको। तो हमने कहा वेरी गुड। ये कहानी आप जब सुना रहा हूं ना, तो आपको मैं पहले एक बार अभी बता दूं, क्योंकि मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। करीब 45 मिनट 50 मिनट बात हो गई भाई, खुद के बारे में कुछ बताया नहीं। आप कह रहे हो पौन घंटे से क्या कर रहे थे भाई। मतलब जो औपचारिक नाम पता बताना होता है ना, वो नहीं बताया। नाम भुवनेश्वर है, और पाली जिले का रहने वाला हूं। ये तो मैंने बता दिया कि मैं लास्ट मंथ में यहां 2001 बैच का, आज से 25 साल पुराना, 1999 एग्जाम का RAS अधिकारी बन गया हूं। उससे पहले मैं वीडियो था, वो कहानी अभी मैं सुना ही रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं जन्म से, मुझे कभी भी जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड पे टीचर जो लिखता था वो कभी दिखा नहीं।
मतलब टीचर बोर्ड पे क्या लिख रहा है मुझे नजर नहीं आता था पहली क्लास से, क्योंकि जन्म से ही मुझे दिखता नहीं था। ऑन रिकॉर्ड डॉक्टरों की भाषा में मैं 100% ब्लाइंड हूं, लेकिन मुझे 2% दिखता है, यानी मैं एक्चुअल में 98%, कितना 98% ब्लाइंड हूं मैं। यानी ये जो अंगुलियां होती है ना अपनी, ये 2-3 फीट तक दूरी तक होगी तो मैं गिनती कर लूंगा कि 2 है कि 3 है। अगर 2-3 फीट की दूरी से ज्यादा है तो फिर मैं देख नहीं पाता। इसका मतलब इस हॉल में आप जितने भी लोग बैठे हैं, कौन बैठा है उसका चेहरा पहचानना मेरे लिए जस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं पहचान पाता। उसके बावजूद भी अभी तक जो कहानी सुनाई है, अगर मेरे जैसा एक ब्लाइंड व्यक्ति इस तरह से पाली जिले में आके 10वें नंबर से अपनी पंचायत समिति को पहले नंबर लाता है और कलेक्टर साहब अवार्ड देते हैं, तो मेरे लिए प्राउड की बात थी कि नहीं? और आप सभी तो साइटेड हैं। साइटेड का मतलब समझते हो? जिनको दिखाई देता है। तो फिर आपको तो डेफिनेटली आरएस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब अगला स्टेप देखो, पाली से फिर मेरी बदली हुई जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में एक प्रकाश जी राजपुरोहित सर कलेक्टर थे, अभी जयपुर में भी रखे गए। अभी पिछले साल जयपुर में कलेक्टर वही थे, प्रकाश राजपुरोहित। वो मेरे जोधपुर में कलेक्टर थे और अंशदीप सर मेरे सीओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और मैं बीडीओ था शेरगढ़। 2018-19 की बातें बता रहा हूं। जोधपुर जिले में 24 पंचायत समितियां, कितनी? और मेरे किस्मत इतने अच्छे कि शेरगढ़ 24वें नंबर पर, सबसे लास्ट। किस्मत अच्छे इसलिए कि आप अगर सबसे नीचे हो तभी तो आप परफॉर्म करके बता सकते हो कि आप टॉप पे जा सकते हो। आप पहले से टॉप पे अगर होते और वहां मेरी पोस्टिंग हो जाती तो मैं क्या प्रूव करूंगा? भले मैं कितना ही अच्छा करता जाऊं, 1 नंबर से ऊपर तो जा नहीं सकता। तो मेरा किस्मत बहुत अच्छा था कि मुझे शेरगढ़ मिली जो पूरे जिले में सबसे लास्ट थी। तो अविचल सर थे शुरुआत में तो सीओ, फिर बाद में अंशदीप सर बने। तो अविचल सर ने कहा अरे यार तुमको दिखता नहीं है, शेरगढ़ ऐसे ही सबसे लास्ट है। इट मींस वो मेरी ज्वाइनिंग से प्रसन्न, उनको लगा यार पहले ही तो पंचायत समिति लास्ट थी और इसको लगा दिया है तो अब बट्टे बैठने वाले हैं समिति के। तो हमने कहा साहब कोशिश करते हैं सर। मुझे 7-8 महीने लगे, रोज सुबह 6 बजे उठता था, रोज सुबह 6 बजे उठ के, शेरगढ़ धोरों वाली धरती है, सैंड ड्यून्स बहुत है वहां। रोज सुबह 6 बजे उठ के उन धोरों पे घूमने जाना, कहां पे आवास बन रहे हैं, कहां पे शौचालय बन रहे हैं, कहां पे एमएलए लेड एमपी लेड के काम हो रहे हैं, वो देखना। और 7-8 महीने कोशिश करी तो धीरे धीरे करते करते 7-8 महीने बाद मैं उन 24 पंचायत समितियों की जोधपुर में 24वें नंबर से फिर फर्स्ट, पहले नंबर। फिर प्राउड महसूस हुआ, अरे वाह हम फर्स्ट आ गए। और ये सब चीजें दिखती है, ऐसा थोड़ी है कि आप काम करते हो दुनिया नहीं देखती, सब दिखता है। तो जोधपुर कलेक्टर साहब ने मुझे सम्मानित किया एज ए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर इन द जोधपुर। और वहां पर एक और स्पेशल बात हुई। देखो मैं कितनी बार सम्मानित हो गया जिला लेवल पे, पहले तो पाली में, रोहित में, दूसरा शेरगढ़, जोधपुर में, है ना। लेकिन जोधपुर में एक बात और स्पेशल हुई कि उन्होंने स्टेट अवार्ड के लिए भी भेजा कि साहब स्टेट अवार्ड दे दो। लेकिन मुझसे अच्छे लोग थे यहां जिन्होंने मेरे से बढ़िया काम किया था, इसलिए मेरा स्टेट अवार्ड नहीं मिला। तो इससे मैं नर्वस या निराश नहीं हुआ कि यार कलेक्टर साहब ने मेरा नाम भेजा था, मेरे को स्टेट पे सम्मानित नहीं किया। मेरी कोई भी 1% भी, और आप सबसे भी आग्रह करता हूं, कोई भी आप प्रयास करो, उसमें सफलता मिले चाहे नहीं मिले, आपकी गति में, आपकी मानसिक क्षमता में कभी फर्क नहीं आना चाहिए। फिर मेरी बदली हो गई वहां से राजसमंद। राजसमंद बहुत छोटा सा जिला, जहां 7 पंचायत समितियां, पर वहां भी किस्मत अच्छी है कि सबसे लास्ट राजसमंद, जहां मेरी पोस्टिंग हुई। 7 ही थे और निमिषा मैडम थी हमारी सीओ। ये वास्तविक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं मेरी लाइफ की। तो 7 थी और तब तक मैं अनुभवी भी हो गया था, ग्रामीण विकास पंचायती राज को समझने लग गया था ना भाई। तो 3 महीने लगे, सिर्फ 3 महीने, और 3 महीने में तो हमने उन 7 पंचायत समितियों में राजसमंद फर्स्ट। और फिर वही काम हुआ, वहां पे कलेक्टर साहब थे अरविंद जी पोसवाल साहब, उन्होंने बेस्ट बीडीओ इन द डिस्ट्रिक्ट फिर अवार्ड दिया। तो कितनी बार अवार्ड मिल गया? तो 3 मेरी लाइफ में बहुत लकी है भाई, है ना। और उनको ये लगा कि यार अफसर तो ठीक है, ये इस ऑफिसर को स्टेट पे सम्मानित करवाते हैं। तो पोसवाल साहब ने भी फिर 2021 में मेरा नाम रिकमेंड किया स्टेट के लिए, और उन्होंने बहुत स्पेशली लिखा
कि माई सेल्फ पर्सनली रिकमेंडेड दिस पर्सन इज अ वेरी ग्रेट ऑफिसर इन द राजस्थान, सो काइंडली कंसिडर फॉर द स्टेट अवार्ड। सर ने ये कहा कि मेरी नजरों में इसका कार्य बहुत सराहनीय है, इसको आप राज्य स्तर पर सम्मानित करो। फिर भी सम्मानित नहीं हुआ, तो फिर भी मन में चिंता नहीं करनी कभी कि कोई बात नहीं, सम्मानित तो ठीक है ना भाई, आप अपना काम करते रहो। दो % तो दिखता है भाई। क्योंकि पीछे वाला कोई करे तो कोई बात नहीं, पहले नंबर ही। तो आप समझिए कि फिर राजसमंद में स्टेट अवार्ड नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम चले गए डूंगरपुर। डूंगरपुर में चुनाव हुए, 2023 की बात है, और चुनाव में मुझे काम मिला ट्रांसपोर्टेशन का। तो वहां पे अभी कलेक्टर थे एलन मंत्री साहब। जब चुनाव खत्म हुए तो ट्रांसपोर्ट वाला आके उनको मिले और कहा, साहब पहली बार है कि हमारी गाड़ियां रात को 8-9 बजे बसें फ्री हो गई, जो देश की आजादी के बाद पहली बार इतना जल्दी काम हुआ कि हमारी गाड़ियों को आपने फ्री किया। कलेक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर साहब ने कहा, ये ट्रांसपोर्ट कौन देखता है कि भुवनेश्वर। तो मुझे बुलाया और कलेक्टर साहब ने कहा, थैंक यू यार, तुमने चुनाव में इतना अच्छा काम किया कि ट्रांसपोर्ट वाले। तो फिर हमको प्राउड फील हुआ, हमको कोई नहीं, ठीक है, रूटीन का काम मिल जाता है। इस दौरान मेरे एक पहले से परिचित आईएएस अधिकारी कलेक्टर साहब बालोतरा, उनको पता चला कि मैं डूंगरपुर में अभी एडिशनल सीईओ का काम कर रहा हूं। तब तक मेरा क्या हो गया था, प्रमोशन। मैं राजसमंद में ही प्रमोट होकर के बीडीओ से क्या बन गया था, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एसीईओ, ये बन गया था। तो उन कलेक्टर साहब को पता चला कि यार ये तो एडिशनल सीईओ डूंगरपुर है। मुझे फोन किया कि एसीओ साहब, क्या आप मेरे साथ बालोतरा में काम करना पसंद करोगे। मैंने कहा, साहब नेकी और पूछ पूछ, आप लगाइए, मेरा सौभाग्य है, क्योंकि बहुत एक्सीलेंट ऑफिसर है वो। ऑफिस का मैनेजमेंट कैसे करना है ये सुशील सर से हम समझ सकते हैं। तो मैं तुरंत हाँ भरी, उन्होंने प्रयास किया और मेरा ट्रांसफर डूंगरपुर से बालोतरा हो गया। अब चूंकि बालोतरा नया जिला, तो वहां पर आपके पास इतने चांसेस अपनी प्रतिभा दिखाने के, क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट है, तो जो भी काम करोगे आप वो सबको दिखता है। तो वहां मैंने काम किया, ई फाइल में मैं फर्स्ट आया, पीएमएवाई में मैं राजस्थान में फर्स्ट आया, संपर्क में मैं राजस्थान में फर्स्ट आया। तो बहुत सारे काम मैंने ऐसे किए जिसमें मैं राजस्थान के अंदर फर्स्ट। तो कलेक्टर साहब को लगा कि यार ये अफसर तो अच्छा है। तो कलेक्टर साहब ने, इससे पहले 2 बार हुआ था काम, पहले जोधपुर से भेजा था स्टेट अवार्ड के लिए, दूसरा कब से कहां से भेजा था, राजसमंद से। दोनों बार हुआ नहीं। 2024 में 15 अगस्त को, पिछले साल, कलेक्टर साहब बालोतरा ने कहा, यार अफसर तो ठीक है, इस अफसर को सम्मानित करने के लिए स्टेट अवार्ड के लिए भेजते हैं। उन्होंने मेरा स्टेट अवार्ड के लिए नाम भेजा, और वर्तमान सरकार जो भजनलाल जी की सरकार है, इन्होंने कहा नहीं नहीं यार, वास्तव में आदमी बहुत अच्छा काम करता है, पहले भी इसने अच्छा काम किया है, 2-3 बार पहले भी रिकमेंडेशन आई थी इसकी, इसलिए इसको सम्मानित कर दो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश की आजादी के बाद किसी भी सीओ साहब को या किसी भी एसीओ साहब को फर्स्ट टाइम सम्मानित किया गया तो वो आपका यह भुवनेश्वर था, जिसको स्टेट अवार्ड मिला। कितनी बड़ी बात थी मेरी लाइफ में कि देश की आजादी के बाद अगर ग्रामीण विकास पंचायती राज में किसी एसीओ साहब को सम्मानित कर रहे हैं तो वो सबसे पहला मैं। बहुत प्राउड फील हुआ। तो ये जो खुशी के अवसर है, इनको आपको एंजॉय करते रहना चाहिए, और उसी का ही परिणाम है कि फिर भगवान ने भी सुन ली, फैसला अपने पक्ष में हुआ और हम आरएएस बन गए। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि समस्याएं तो हमारी भी आती है लाइफ में, मेरी भी आई। जैसे लास्ट ईयर हमारे जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब है राजस्थान के, कौन है अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, यस सर, सुधांशु पंत साहब हमारे मुख्य सचिव महोदय हैं राजस्थान के। वेरी ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सन सर। तो वो हमारे वहां बालोतरा पधारे थे। तो कलेक्टर साहब ने एक ऑर्डर निकाला, एसीओ साहब, चीफ साहब पधार रहे हैं तो आप उनके लाइजनिंग अफसर रहेंगे। तो मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा यस सर, जरूर। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि राजस्थान का नंबर 1 ऑफिसर, ये कौन है, राजस्थान की सरकार, वही हमारे बालोतरा आ रही थी और उनका लाइजनिंग अफसर बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं बहुत हैप्पी। लेकिन अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो वो कलेक्टर साहब को क्या कहता, मैंने तो कहा यस सर, थैंक यू सर, मजा आया सर, मेरा सौभाग्य कि मैं चीफ साहब का लाइजनिंग अफसर बन रहा हूं। लेकिन अगर मेरी जगह कोई ब्लाइंड आदमी होता दूसरा,
तो वो कहता साहब मैंने तो दिखे को नहीं साहब, कहीं करो साहब ये फालतू। समझ रहे हैं ना बात को? मैंने उसकी जगह क्या किया, मुझे भी पता था कि मुझे नहीं दिखता, मैंने एक लेटर निकाला, ऑफिस में आया तुरंत, जैसे ही कलेक्टर साहब ने कहा कि आप लाइजनिंग हो, मैं अपने ऑफिस आया, ऑफिस आके पीए साहब को बुलाया, मैंने कहा पीए साहब आ गए तुरंत, बताइए सर। तो मैंने कहा एक ऑर्डर बनाओ, मैंने कहा बीडीओ साहब मिस्टर यादव, आप आज से लगाकर आगामी 3 दिन तक, जब तक मुख्य सचिव महोदय बालोतरा के दौरे पर रहेंगे, आपकी नियुक्ति मेरे साथ की जाती है। बीडीओ साहब को मेरे पास बुला लिया, भाई बीडीओ तो मेरे अंडर में थे, पूरे जिले के बीडीओ मेरे अंडर में थे। एक बीडीओ साहब को मेरे पास बुला लिया, बीडीओ साहब भी आ गए, अब अफसर का ऑर्डर है, जाना ही है। आके पूछा साहब काम क्या करना है, मैंने कहा काम बताऊं, यस सर। मैंने कहा आपका सिर्फ इतना ही काम है कि मुंह से जब भी चीफ साहब बोलेंगे तब तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन अगर चीफ साहब यूं करेंगे तो मेरे को थोड़ी समझ में आएगा। भाई उन्होंने इशारा कर दिया कि आजा भाई, तो मुझे तो दिखता नहीं है, तो मैंने कहा चीफ साहब जब भी कोई इशारा करे आप तुरंत मेरे को बताओगे कि चीफ साहब क्या इशारा कर रहे हैं। तो उससे फिर मैं रिलैक्स हो गया, मुझे लगा कि अब सर बोलेंगे तब तो मैं सुन ही लूंगा, और सर इशारा करेंगे तो मैंने अपने साथ में क्या लगा दिया है, एक ऑफिसर बीडीओ साहब को लगा दिया है जो ये ध्यान रखेगा कि सर इशारा करते हैं तो अपने को अलर्ट हो जाना है। और फिर आप सुनो, मैं एज ए लाइजनिंग ऑफिसर गया रेलवे प्लेटफॉर्म पे जोधपुर, सर रेल से आए थे फर्स्ट क्लास से, केवल मैं ही नहीं गया स्वागत में, पूरे जोधपुर संभाग के संभागीय आयुक्त जो सीनियर आईएएस होते हैं वो, जोधपुर के कलेक्टर साहब, मैं एज ए लाइजनिंग ऑफिसर, हम सभी लोग वहां स्वागत में पहुंचे। तो मुख्य सचिव महोदय अपने साथ एक बैग लेके पधारे थे, और बैग बेशक थोड़ा भारी था। तो उतरते ही कलेक्टर साहब ने कहा सर ये बैग मुझे दे दीजिए। तो कलेक्टर साहब को चीफ साहब ने कहा नहीं ओके। तो फिर मेरा फर्ज बनता था एज ए लाइजनिंग अफसर, मैं गया सर के पास, मैंने कहा सर इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट सर प्लीज। सर ने कहा अरे नहीं आप रहने दो, इसी साहब आराम से मैं कंफर्टेबल ले लूंगा बैग। तो मुझे लगा कि सर कलेक्टर साहब को, मुझे ये समझते हैं कि सरकारी अफसर है, इनको क्या बैग दिया जाए। तो हमारे एक पीएसओ होता है, पीएसओ का मतलब होता है पुलिस का जो एक साथ में हम गार्ड लगाते हैं, अफसर चीफ साहब आते हैं कोई भी आता है ना, तो हम एक ऑफिसर साथ में लगाते हैं पुलिस वाला। तो जो हमारे पुलिस के कांस्टेबल साहब थे उनको मैंने इशारा किया, मैंने कहा आप जाओ भाई। वो गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सर ने उनको भी मना कर दिया, और सर स्वयं का बैग खुद के कांधे पे टांग के, चूंकि फर्स्ट क्लास सबसे आगे आता है, तो चलते चलते पूरी ट्रेन पैदल पैदल सर ने वो क्रॉस किया, खुद के कांधे पर बैग रखा, कार तक खुद बैग लेके चले और बैग खुद ने अंदर रखा। तब मुझे एक शिक्षा मिली। क्या मिली? मैं क्या करता हूं, हमेशा आज भी करता हूं, पहले तो बहुत ज्यादा करता था कि जैसे ही गेट अपने ऑफिस से निकलता हूं, बाहर मेरी कार खड़ी होती है तो उस पर जाके खड़ा हो जाता हूं कि ड्राइवर साहब आएंगे, वो गेट खोलेंगे, फिर मैं अंदर जाके बैठूंगा, फिर वो बंद करेंगे, फिर मैं कहूंगा ओके चलो भाई। लेकिन उस दिन के बाद मुझे सबक मिला कि अगर ड्राइवर साहब नहीं है तो गेट तो अपन भी खोल ही सकते हैं ना भाई। जब राजस्थान के सबसे बड़े अधिकारी खुद का बैग खुद उठा सकते हैं, तो आप और हम क्या है, अपन तो कुछ नहीं है। तो एक बार, अब मैं राजस्थान का सौभाग्य है, चीफ साहब के लिए जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करें। कितनी बड़ी बात है कि आदमी इतने महान हैं कि इतनी टॉप पोस्ट पे होने के बाद उन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया, और केवल यही नहीं, उन 2 दिनों में मैंने सीखा विनम्रता क्या होती है, पॉजिटिविटी जिसको आप सकारात्मकता बोलते हो वो क्या होती है, सहजता, इजीली किसी के साथ कंफर्ट कैसे हो सकते हो, वो सहजता मैंने उनसे सीखी। तो आप सोचो, अगर मैं कलेक्टर साहब के उस ऑर्डर के लिए मना कर देता तो क्या ये गुण सब मेरे में आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। इसलिए लाइफ में जो भी अवसर मिलता है उसको तुरंत ग्रैब करो, पकड़ो, और अवसर को कभी भी छोड़ना। तो आपके सामने अब अवसर कौन सा आने वाला है? आरएएस एग्जाम। तो अभी से ये प्लान कर लो कि हमें उस अवसर को किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है, किसी भी कंडीशन में। और ये सब मैंने कब किया? जब आई एम एक्चुअल 98% ब्लाइंड, मुझे नहीं दिखता कि कौन आदमी की शक्ल क्या है। उसके बावजूद अगर मैंने इस तरह के सारे काम कर सकता हूं, और मुझे स्टेट अवार्ड मिला, मुझे 3 बार डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला, मैं हर बार अपने ब्लॉक को पहले नंबर ले गया, लोग बहुत स्नेह करते हैं। आपसे भी मैं कहता हूं, जब आप अफसर बनो तो हमेशा यह ध्यान रखो कि जिस लेवल पर आप हो, अगले की जगह पर अपने आप को खड़ा करो। फिर सोचो कि आपकी जगह वो बैठा है और आप उसकी जगह खड़े हो, अब आप उसकी क्या मदद कर सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि आपके सामने आने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पहला काम, इतनी दमदार मेहनत करो कि उस लेवल पे पहुंचो कि आप आरएएस बनो, और मैं जाके, जब आप लोग आरएएस बनोगे तो मैं आऊंगा वहां
और कहूंगा कि साहब आपके फाउंडेशन बैच के अंदर मुझे बुलाया गया था और मैं जब वहां पहुंचा था, आप लोगों से मैंने बात करी थी, तो क्या एसडीएम साहब मैं आपके ऑफिस में आ सकता हूं? और उस समय जब आप मुझसे गले मिलोगे तो वो जो खुशी मिलेगी ना, वो मेरे मतलब शब्दों में बयान करने लायक नहीं। एक बार फिर अपने, क्योंकि वो सपना मेरे लाइफ का है कि आज जिस बच्चों से मैं मिल रहा हूं, जिन दोस्तों से और दोस्तनियों से, हैं नहीं तो नाराज हो जाएंगी बहनें सारी, मीन्स सहेलियों से जिनसे मैं मिल रहा हूं ना, ये उस दिन जब गले मिले दौड़ के, यस सर, मजा आया। तो उस वो पल जब अधिकारी एसडीएम साहब से मिलूंगा ना, तो वो रियली अ मार्वलस पीरियड होगा मेरे लिए, और इतनी खुशी होगी, मतलब मैं अपने शब्दों में अभी, मैं तो वो टाइम देख रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे नवीन सर से बोलूंगा जो ये व्यवस्थाएं देखते हैं, या फिर मैं जो हमारे एमडी साहब हैं दिलीप सर, उनसे बोलूंगा कि इन बच्चों के नंबर देना, मुझे सबके लूंगा, मैं ले सकता हूं ना, ताकि जब आप लोग आरएस बनो तो मैं याद तो दिलाऊं कि भाई मैं भी आया था, मेरा भी इसमें आधा % सहयोग है। अब तो मानोगे कि नहीं? अगर मेरे जैसा आदमी आरएस इतना लंबा बन सकता है, आरडीएस बन गया, इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए इस राज्य के सहयोग के लिए, अपने राजस्थान के विकास के लिए, तो आप लोग तो कर ही सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेस्ट काम करेंगे आने वाले टाइम में। अब हम कुछ बातें करेंगे, ये तो मेरी राम कहानी थी जो मैंने आपको सुना दी है ना, लेकिन आप और हम अब इस एग्जाम को लेकर के, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप सभी मेरे से 3 गुना ज्यादा एक्सपर्ट हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप ये जरूर मानिए कि एक्सपीरियंस के मामले में, अनुभव के मामले में मैं आपसे थोड़ा ज्यादा हूं, ऐसा मुझे फील होता है। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कुछ हो सकता है, आप में कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने कम उम्र में उतना अनुभव पा लिया हो, पर फिर भी अब आपके मन में आरएएस को एग्जाम को लेकर के कोई भी प्रश्न है तो अपन उस पर बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे मन में, लेकिन आपके प्रश्न आते हैं तो फिर अपन और भी टॉपिक्स हैं जिस पे अपन चर्चाएं कर सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि बाकी जो रूटीन की बातें होती है ना कि साहब पहले लक्ष्य तय करो, फिर उसके लिए कठोर परिश्रम करो, है ना, सफलता आपके, वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो ये सब आपके रटे रटाए है। मुझे तो ये भी याद है कि हम 8th क्लास में एक कविता पढ़ते थे हिंदी में, श्री कृष्ण का दूत कार्य, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई थी। है कौन विघ्न ऐसा मग में जो टिक सके ना आदमी के मन में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे इन साथियों के भीतर, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। इट मीन्स प्रहार तो पड़ता ही है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडव का संदेश दो न्याय, अगर तो इसमें भी यदि अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी मतलब तलवार, है ना, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन ये भी दे न सका। तो ये कविताएं मुझे 8th क्लास की आज याद है। क्यों? क्योंकि उस समय टीचर्स बहुत अच्छे थे। मैं अपने टीचर्स को आज भी याद करता हूं कि गोपाल लाल जी शास्त्री संस्कृत पढ़ाते थे, पूरण जी सोनी हिंदी पढ़ाते थे, प्रहलाद राय सामतानी जी मैथ्स पढ़ाते थे। टीचर्स याद रहता है लाइफ में हमेशा, और उन्हीं की बदौलत है कि मैं इस मुकाम पर हूं। गुस्सा करना लाइफ में बिल्कुल बंद कर दो, एंगर मैनेजमेंट सीख लो बस। नाराज, क्योंकि अभी जो आपकी उम्र में ना साहब, इसमें हो सकता है कई बार गुस्सा आ जाए, इसको कभी नहीं करना, क्योंकि गुस्से में कोई भी व्यक्ति निर्णय अच्छा कभी नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मुझे भी कई बार आता था। दिखाना चाहो तो दिखाओ गुस्सा, दोस्त को दिखाना चाहते हो कि आज गुस्सा करना, दिखाओ ना। नाटक कर सकते हो, उसके लिए छूट है कि नाटक में गुस्सा कर सकते हो, एक्चुअल में माइंड में कभी भी स्ट्रेस नहीं लाना। बस पढ़ो, क्योंकि अभी हमारा काम क्या है, आरएएस बनना, तो हम दूसरी बातों पे ध्यान देना ही नहीं। कुछ भी हो रहा है ठीक है ना, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाना चाहिए। और जब एक जगह ध्यान रखोगे ना आप, दिन में एक ही पॉइंट को सोचते हुए आरएएस बनना है, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते कभी। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो लक्ष्य सोचा है उसको सुबह उठते, रात को सोते, दिन में यार आरएएस तो बनना है, इस बार तो 100% बनना है, मेरा पहला ही चांस है और पहले ही चांस में क्रैक करूंगा और कोशिश करूंगा कि फर्स्ट आ जाऊं। ये भावना हमेशा होनी चाहिए, तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे।